हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप? ठीक है। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीवाणुओं का इम्पोर्टेंस, महत्व बताऊंगा। कल की वीडियो में मैंने आपको जीवाणु की संरचना बताई थी। आज हम जीवाणुओं के कुछ इम्पोर्टेंट महत्व बताएंगे, तो ध्यान दीजिए। जीवाणुओं के महत्व के रूप में कुछ बातें समझाने के साथ साथ कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूं जिनको आप ध्यान दें। ध्यान दीजिए, कुछ शब्द बताऊंगा मैं आपको जो बहुत सिमिलर है और उनकी परिभाषा और उनमें डिफरेंस हमको आना चाहिए। ठीक है। इन शब्दों को आपने पहले भी सुना है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। एक शब्द है प्रतिजन। प्रतिजन या इसको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिजन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, वे सभी बाह्य जैविक कारक, वे सभी बाह्य कारक जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम को प्रतिरक्षी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, वे पदार्थ एंटीजन या प्रतिजन कहलाते हैं। ठीक है। वे बाह्य पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षी तंत्र को प्रतिरक्षी मीन्स एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं। ठीक। वे बाह्य पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं, प्रेरित कर देते हैं, वे सभी बाह्य पदार्थ एंटीजन या प्रतिजन कहलाते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? एक चीज और समझे, जिस जीवाणु में अथवा जिस वायरस में ये गुण पाया जाता है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, प्रतिजन गुण पाया जाता है, अर्थात जिस जीवाणु में और वायरस में ये क्षमता होती है कि हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित कर दे, उत्तेजित कर दे, उनको हम एंटीजन कहेंगे। और ऐसे एंटीजेनिक गुण रखने वाले जो रोगाणु होते हैं उनका टीका बनाया जा सकता है, और जिन जीवाणुओं में या जिन वायरस में ये गुण नहीं पाया जाता है उनके टीके नहीं बनाए जा सकते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सभी रोगों के टीके नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि सभी रोगाणुओं में एंटीजेनिक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। केवल उन्हीं रोगों के टीके तैयार किए जा सकते हैं जिनके रोगाणुओं में ये एंटीजेनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। समझ में आ गया? दूसरा शब्द यहीं पर निकल कर आया, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, नंबर 2, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी।
इनको प्रतिपिंड भी कहते हैं, प्रतिपिंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या मतलब है? किसी एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन अणुओं को ही एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक दृष्टि जो एंटीबॉडी होती हैं वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज क्या है, प्रश्न पूछ रहे, रासायनिक दृष्टि तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, और इन इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन अणुओं का निर्माण प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा किया जाता है। किसके लिए, किसके विरुद्ध? किसी एंटीजन के विरुद्ध। जब कोई रोगाणु, एंटीजेनिक प्रवृत्ति का जो रोगाणु होता है, जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उस रोगाणु से हमारे शरीर को रोगी होने से बचाने के लिए हमारा प्रतिरक्षा तंत्र विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाता है। इन्हीं को हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी या प्रतिपिंड कहते हैं। तो यहां प्रतिजन जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रेरित करे इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाने के लिए, वो एंटीजन कहलाता है। और उस एंटीजन के अपोजिट, उसको नष्ट करने के लिए जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन बन रही है, उसी को हम प्रतिपिंड कहते हैं। एक आता है शब्द प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। देखो ध्यान दो, एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया। तीसरा शब्द जो आता है वो आता है आपके प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक। तीसरा शब्द है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। ध्यान, तीसरा शब्द है प्रतिजैविक पदार्थ, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक पदार्थ, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ध्यान दें, प्रतिरक्षी जो होता है एंटीबॉडी, वो तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा हमारे अंदर, शरीर के अंदर ही उत्पन्न की जाती है। सामान्यतया जो भी एंटीबॉडी होती है वो किसी ना किसी जीव के शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, जनरली मेरा शरीर है, मेरे अंदर को रोगाणु प्रवेश करेगा, एंटीजन है, तो उसके अपोजिट मेरे ही शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। क्लियर? अब आता है प्रतिरक्षी या प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है। तो ध्यान दो, जीव, कोई भी जीव है, किसी जीव द्वारा उत्पन्न वे पदार्थ, किसी जीव द्वारा उत्पन्न वे पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव जीवाणु हो सकता है, मोस्टली जीवाणु हो सकता है। जीवों द्वारा उत्पन्न वे पदार्थ जो जीवाणुओं, रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। जीवों द्वारा उत्पन्न वे पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों की, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, वे पदार्थ एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, एक जीव द्वारा उत्पन्न होते हैं, दूसरे जीव को नष्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो प्रतिजैविक पदार्थ खोजा गया था वो था पेनिसिलिन।
प्रथम प्रतिजैविक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था मानव के द्वारा। ये एक कवक से प्राप्त किया गया, इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम कवक। ये प्राप्त हुआ पेनिसिलियम नोटेटम कवक। ये फंजाई है। इस कवक से ये पदार्थ प्राप्त हुआ पेनिसिलिन, जिसका उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। किसके उपयोग में किया जाता है? मलेरिया के उपचार में। तो ये पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था जिसने सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से की थी। ऐसे बहुत सारे जीवाणु, ये तो कवक है, जीवाणु भी बहुत सारे जीवाणु हैं जो एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करते हैं, और उनकी एंटीबायोटिक्स का उपयोग हम दूसरे रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जीवाणु हैं जिनका उपयोग किया जाता है। जैसे बोर्ड पर लिखूंगा, आपको ध्यान दीजिए। ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा है जीवाणु जिनके द्वारा ये एंटीबायोटिक्स उत्पन्न किए जाते हैं। तो बता दूं मैं आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसकी खोज वॉक्समैन ने की थी, ठीक है। और एक जीवाणु से की थी जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जीवाणु। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जीवाणु से वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की, ठीक है। इसी प्रकार स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोसियंस से डुग्गर नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ध्यान दो मैं लिख देता हूं। ये तो प्राप्त की स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेवियस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेवियस जीवाणु से ये खोजी गई। दूसरा था क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक जिसकी खोज डुग्गर ने की, और इसको प्राप्त किया स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोसियंस, ठीक है। इस प्रकार जीवाणुओं से भी एंटीबायोटिक प्राप्त होती है जो अन्य रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसको स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस जीवाणु से प्राप्त किया गया, और इसकी खोज की थी क्लार्क ने इसकी खोज की थी। तो इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है। तो मैंने आपको प्रतिजन, प्रतिरक्षी और प्रतिजैविक 3 शब्दों के विषय बताया। एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक, ठीक है। एक होता है एंटीसेप्टिक, प्रतिविष। इसका मतलब है ऐसे पदार्थ जो घाव के अंदर मवाद उत्पन्न होने को रोकते हैं, मवाद नहीं बनने देते। ध्यान दो, एंटीसेप्टिक ऐसे पदार्थ जो किसी घाव के अंदर जो पस पड़ जाता है, मवाद पड़ जाता है, उसको नहीं बनने देते। ऐसे पदार्थों को एंटीसेप्टिक कहा जाता है, प्रतिविष कहा जाता है। तो ये बात हुई। तो ये तो लाभदायक हुआ, जीवाणुओं से हमको एंटीबायोटिक्स प्राप्त हो रही है, तो लाभदायक लाभ है इसका, इंपोर्टेंस जो पढ़ रहे हैं जीवाणु का। इसी प्रकार बहुत सारे जीवाणु हैं
जो ग्राम नेगेटिव होते हैं और वे रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे रोग हैं जिनके बारे में आपको खड़ा खड़े बता दूं यहां पर, जैसे आपके क्षय रोग या तपेदिक रोग या टीबी, ट्यूबरक्लोसिस रोग जिसको कहते हैं, ठीक है नहीं, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये रोग मनुष्य के अंदर होने वाला क्षय रोग, जिसको तपेदिक भी कहते हैं, जिसको टीबी भी कहते हैं, वह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। इसी प्रकार एक रोग और है टिटनस, जो अपन कहते हैं जंग वाले लोहे से लग जाती है तब टिटनस हो जाता है। एक्चुअली में जंग लगे लोहे पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो मिट्टी में भी पाया जाता है, सड़क पर पाया जाता है, ठीक है नहीं, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम टीटेनाई, माइक्रोबैक्टीरियम टीटेनाई या माइक्रोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम, माइक्रोबैक्टीरियम टीटेनाई या माइक्रोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम। इस जीवाणु के द्वारा जो है टिटनेस हो जाता है, जिसको धनुष टंकार या धनुष बाय कहते हैं। टिटनेस को क्या बोलते हैं हम सामान्य भाषा में? धनुष टंकार या धनुष बाय। इसमें आदमी का शरीर मांसपेशियों की वजह से ऐंठ जाता है, इसमें मांसपेशियों में ऐंठन आती है, ठीक है। तीसरा रोग है कोढ़, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, इसको लेप्रोसी भी कहते हैं, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। किसी जमाने में ये बहुत भयंकर छुआछूत का रोग था, जिसको कुष्ठ रोग हो जाता था उसको घर वाले त्याग देते थे, समाज त्याग देता था। आज इस रोग का इलाज है, उसको सुरक्षित रखा जाता है, समाज के साथ ही रहता है, इलाज चलता रहता है। इसका नाम है कुष्ठ रोग। इसको हैंसन का रोग भी कहते हैं। कुष्ठ रोग को कोढ़, हैंसन का रोग, लेप्रोसी, कई नामों से जाना जाता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसी प्रकार एक रोग और है हैजा या कॉलेरा, जो विब्रियो कॉलेरा नामक रोग होता है। विब्रियो कॉलेरा एक कॉमा जैसी आकृति का होता है जीवाणु। विब्रियो कॉलेरा के द्वारा हैजा हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं जिसमें। और एक है प्लेग। प्लेग रोग जो होता है वो पास्चुरेला पेस्टिस नामक रोगाणु द्वारा होता है। लेकिन इस रोगाणु का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो चूहों के द्वारा होता है। मनुष्य में इस रोग का संक्रमण चूहों के द्वारा होता है, प्लेग का। वो एक बार महामारी फैली थी पूरे भारत के अंदर, बहुत सारे लोगों ने, जैसे इस समय कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में फैल रहा है, उसी प्रकार किसी जमाने में बहुत समय पहले की बात है जब ये प्लेग रोग फैला था। चूहों के द्वारा फैलता है, जैसे मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन होता किसके द्वारा है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। रोगाणु अलग है और संक्रमण करने वाला वाहक अलग है, ये ध्यान रखें। तो मैंने आज आपको ये जीवाणुओं के विषय में बताया कि कौन सा जीवाणु लाभदायक है और कौन सा जीवाणु हानिकारक है। तो जीवाणुओं के द्वारा हमको लाभदायक फायदे है कि इनसे हमको एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं, और जीवाणुओं के द्वारा हमको ये नुकसान है कि इनके द्वारा अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो वायु की मुक्त नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके नाइट्रोजन के यौगिक बदलते हैं, इनको नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे जो सहजीवी के रूप में पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये बातें कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं हम आज एक अलग टॉपिक है इसकी के अंदर, मोनेरा जगत में पढ़ रहे हैं, वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ध्यान दो, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसको कहा जाता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इनको शॉर्टकट में कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी शॉर्टकट में BGA कहा जाता है। क्लियर? ये उच्च वर्ग के बैक्टीरिया हैं। इनको मोनेरा जगत में रखा गया है क्योंकि इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, जिनमें केंद्रक और झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनको
इन कोई कोशिकाओं में अनेक प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः सी फाइकोसाइनिन, इनमें जो पिगमेंट होते हैं वर्णक पाए जाते हैं। इसके अंदर सी फाइकोसाइनिन, इसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और मिक्सोजेंथिन और मिक्सोजेंथोफिल, इतने प्रकार के वर्णक इनके अंदर पाए जाते हैं। नील हरित शैवालों की प्रत्येक कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सी फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, जो उच्च पादपों पर पाया जाता है वो इसमें भी पाया जाता है। जितने भी प्रकाश संश्लेषी पौधे हों, शैवाल हों, सबके अंदर क्लोरोफिल ए अवश्य होता है। क्लोरोफिल के कई प्रकार होते हैं, पढ़ेंगे हम आगे। कैरोटीन, मिक्सोजेंथिन और मिक्सोजेंथोफिल जैसे पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं पादपों की जो कोशिका होती है उच्च विकसित पादपों की, उनमें तो ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की दोहरी झिल्ली से परिबद्ध रचनाएं होती हैं जिनको बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर पाते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, इनमें पटलिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर ये पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे इनको? क्रोमेटोफोर पाए, उनके अंदर ये पाई जाती है। क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए नील हरित शैवालों को, ब्लू ग्रीन एल्गी को जिस वर्ग में रखा गया है उसका नाम है मिक्सोफाइसी वर्ग। क्या वर्ग है? इसको रखा गया वर्ग मिक्सोफाइसी में। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को मिक्सोफाइसी वर्ग में क्यों रखा गया है? उसका कारण है इसके अंदर वर्ण, बहुत सारे मिक्स वर्णक पाए जाते हैं। एक और है, इनकी कोशिकाओं में जो पदार्थ है, क्या है? जो पदार्थ होता है भोज्य पदार्थ, जैसे शर्करा, वो किस रूप में जमा होता है? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन किस रूप में जमा होते हैं? तो जो शर्करा है वो इसके अंदर संचित होती है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो इनकी कोशिकाओं में साइनोफाइसिन कणिकाओं के रूप में, ध्यान दो, साइनोफाइसिन कणिका, पार्टिकल्स, कार्बोहाइड्रेट का संचय तो मोस्टली ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जो प्रोटीन है वो स्टोर होती है साइनोफाइसिन कणिकाओं के रूप में। साइनोफाइसिन कणिकाओं की उपस्थिति के कारण इनको वर्ग साइनोफाइसी में भी रखा जाता है, साइनोफाइसी वर्ग में भी रखा जाता है। तो मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी, ठीक है ना, उस वर्ग है ये। प्रश्न पूछा जाता था ब्लू ग्रीन एल्गी से संबंधित कौन सा वर्ग है, तो मिक्सोफाइसी भी आएगा और साइनोफाइसी भी आएगा। साइनोफाइसी क्यों आएगा? क्योंकि इसमें प्रोटीन का जो स्टोरेज है, प्रोटीन का जो संचय है वो साइनोफाइसिन कणिकाओं के रूप में होता है। क्लियर? दूसरा, इनको, ये मोस्टली सर्वव्यापी है। ब्लू ग्रीन एल्गी सब जगह पाई जाती है, सर्वव्यापी मतलब ये मिट्टी में पाई जाती है, ये पेड़ पौधों के ऊपर पाई जाती हैं, ये बर्फ में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये पाई जाती है पानी के अंदर। और जो वृद्धि करना है, इनको तीव्र वृद्धि करने के लिए इनको कैसा वातावरण चाहिए? इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है उच्च वृद्धि करने के लिए? तीव्र प्रकाश, इनको सबसे ज्यादा तीव्र प्रकाश चाहिए, अधिक प्रकाश चाहिए। दूसरा, उच्च तापक्रम, हाई लेवल का टेम्परेचर चाहिए, और उच्च आर्द्रता, उच्च हाई ह्यूमिडिटी। तो उच्च प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो, उच्च तापमान हो, उच्च आर्द्रता हो, उस ऐसे वातावरण के अंदर
ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। ये पेड़ों के तने होते हैं उनके ऊपर उगती है, बर्फ के अंदर भी पाई जाती है, पानी के अंदर पाई जाती है, मिट्टी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये एक कोशिक भी होती है अतंतुमय, और बहुकोशिक तंतु रूपी फिलामेंटस भी होती है। मैं उदाहरण दूंगा आपको एक कोशिक का, तो माइक्रोसिस्टिस जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक कोशिक होती है और अतंतुमय होती है, नॉन फिलामेंटस। जबकि बहुकोशिक और फिलामेंटस जो होती है तंतुमय, उसका उदाहरण है ओसिलेटोरिया। यहां तक की बात होगी। अब ध्यान दो, इनमें एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट में जिनके अंदर ये हेटेरोसिस्ट पाई जाती है उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता पाई जाती है। नाइट्रोजन का स्वीकरण करती है हेटेरोसिस्ट नामक संरचना के अंदर। चूंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण पाए जाते हैं इसलिए सारी की सारी ब्लू ग्रीन एल्गी स्वयपोषी होती हैं, ऑटोट्रोफस होती हैं, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, इसके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो भी अंतः बीजाणुओं के द्वारा। अंतः बीजाणु बनते हैं प्रत्येक कोशिका के अंदर। ध्यान दो, एंडोस्पोर्स अंतः बीजाणुओं के द्वारा इनमें केवल अलैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, लैंगिक जनन इनमें नहीं होता है। और प्रमुख उदाहरण है नोस्टॉक, एनाबीना। ये नोस्टॉक, एनाबीना वे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक शैवाल है स्पाइरुलिना नामक नीलहरित शैवाल है जो समुद्र में पाई जाती है। नीलहरित शैवाल समुद्री जल में पाई जाती है और अलवणीय जल या झील नदी के जल में भी पाई जाती है। मैंने बताया सर्वव्यापी है, जल में तो पाई जाती है, उसके अलावा जल के अलावा मिट्टी में, पत्थरों पर, पेड़ों के तनों पर, सब जगह पाई जाती है। स्पाइरुलिना शैवाल जो होती है दूध से अधिक इसमें कैल्शियम पाया जाता है, बहुत ज्यादा, और गाजर से 15 गुना अधिक इसमें कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन जो हमारी आंखों के लिए लाभदायक होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है, कैरोटीन से विटामिन ए बनेगा और उस विटामिन ए से हमारी आंखों के लिए बड़ा फायदेमंद है, रतौंधी रोग नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नोस्टॉक और एनाबीना जैसी ब्लू ग्रीन शैवाल है, नोस्टॉक और एनाबीना, ये जो क्षारीय भूमि होती है उस क्षारीय भूमि में उगा दिया जाता है, तो क्षारीय भूमि का पीएच मान अधिक होता है और ऐसी क्षारीय भूमि में सामान्यतः फसल नहीं उगती है। लेकिन यदि उस भूमि में हम कुछ समय के लिए नोस्टॉक, एनाबीना जैसी ब्लू ग्रीन एल्गी डाल दे तो कुछ समय के बाद वे उस खेत की भूमि में, खेत की मिट्टी का पीएच कम कर देती है, यानी कि क्षारीयता कम कर देती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट। एक नुकसान स्थिति है, एक खतरनाक है, वाटर ब्लूम, जल उफान की स्थिति। प्रदूषित जल में जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे जल के अंदर ये ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र गति से वृद्धि करती है। और जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाती है, मात्रा बढ़ती जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी की, उस पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उसके प्रभाव से जीव जंतु, जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं। फिर पानी और ज्यादा अधिक सड़ने लगता है और स्थिति होती है कि पानी के अंदर बुलबुले उठने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, झाग उत्पन्न होने लगते हैं। बुलबुले उठने की स्थिति को हम वाटर ब्लूम या जल उफान या जल प्रस्फुटन कहा जाता है। ठीक है, ये इसका हानिकारक प्रभाव है ब्लू ग्रीन एल्गी का। एक है ओसिलेटोरिया शैवाल। ये जो हमारे नल के पाइप होते हैं, पाइपलाइंस, उसमें ये तीव्र गति से वृद्धि करके उसको अवरुद्ध कर देती है, वाटर सप्लाई को रोक देती है। ये भी इसका एक बैड इफेक्ट है, बैड इंपॉर्टेंस है, हानिकारक प्रभाव है। तो हमने आपको बताया। इसके अलावा जो नदी, झील ये होते हैं जलाशय, इनमें माइक्रोसिस्टिस नामक नीलहरित शैवाल बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये विषैली है। जैसे पानी के अंदर, जलाशय के अंदर माइक्रोसिस्टिस की मात्रा बढ़ेगी तो जलाशय का पानी विषैला हो जाएगा और इस विषैले पानी को पीने से हमारे जो मवेशी हैं, गाय भैंस, वो मर जाएंगे।
तो ये मवेशियों की मृत्यु का कारण हो सकता है माइक्रोसिस्टिस। तो ये इंपॉर्टेंस बातें हुई। बाकी कुछ बातें मैंने आपको अधिकतर पूरा डिटेल में मैंने आपको पीडीएफ भेज रहा है, नहीं भेजा तो भेज दूंगा, उसमें आप पूरा उतारें। तो मैंने आज आपको साइनोबैक्टीरिया के विषय में बताया। इस वीडियो में मैंने आपको जीवाणुओं का इंपॉर्टेंस, साइनोबैक्टीरिया, इन दो विषय पर बात करी। एक टॉपिक और बचता है इसका, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वैसे तो मैं बता चुका हूं, दो बात और सुन लीजिए, इंपॉर्टेंस है। पहली बात, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा मोनेरा है जिसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मोस्टली माइकोप्लाज्मा में जो डीएनए होता है वो टुकड़ों में पाया जाता है। तीसरी बात, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जिसको माइकोप्लाज्मा लीड लिवाई कहते हैं, पीपीएलओ के नाम से भी ये जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है पशुओं में, पौधों में और मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। ये केवल रोग उत्पन्न करने वाला जीव है, सबसे छोटा जीव है, रोग उत्पन्न करता है, इसका कोई लाभदायक महत्व नहीं है। ये माइकोप्लाज्मा की बात हुई। इसको नग्न प्रोकैरियोटिक या सूक्ष्म जगत का जोकर भी कहा जाता है, जो बातें पहले भी बता चुका हूं आपको। तो अब अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो दूसरा जगत पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, आप अब तक का जितना पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ें और एक एक पॉइंट को आप समझें। धन्यवाद, थैंक यू।